हेलो दोस्तों, हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं बच्चे और बचपन का फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम है बचपन। और ये 5 नंबर का यूनिट है, जिसमें हम देखिए दोस्तों 5 से 6 छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। और 5-6 पेजेस में ही ये आपका पूरा यूनिट कवर हो जाने वाला है। और मैक्सिमम 5 नंबर तक आप इस वीडियो से हासिल कर पाएंगे, इन टॉपिक से हासिल कर पाएंगे। तो ध्यान से समझना है, हर एक बिंदु को, हर एक टॉपिक को ध्यान से समझते हुए चलना है। पहला टॉपिक, सबसे पहले हम बात करते हैं बचपन के बारे में, जिसमें देखिए बच्चे बचपन में कल्पना के संसार में झूमता है और वह बड़े होने पर क्या बनना चाहता है उस बारे में कल्पना करता है, विचार करता है। कठिन परिस्थितियों में भी संघर्ष करके बड़ों के सामने अपने आप को सक्षम सिद्ध करने का प्रयास करता रहता है। बड़ों के कार्य में हाथ बंटवाता है, मतलब उनकी मदद करके अपने आप को सिद्ध करना चाहता है, मतलब संघर्ष करके बड़ों के सामने अपने आप को सक्षम दिखाना चाहता है। बचपन के अनुभव समाज व बच्चों के मध्य के सक्रिय अनुभव हैं जो सतत अंतःक्रिया के माध्यम से बनते हैं। समाज और बच्चे के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, जो अंतःक्रिया होती है, उसके माध्यम से सक्रिय अनुभव बनते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी बच्चे तर्क करने, कल्पनाएं करने, खेलने व हर परिस्थितियों में आनंद लेने के स्वभाव को नहीं छोड़ पाते हैं। मतलब कि उनको कोई फ्यूचर टेंशन वगैरह नहीं होती है, वो वर्तमान में जीते हैं, खेलते कूदते मस्त रहते हैं। इस तरह से बचपन के बारे में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे हम दोस्तों बात करते हैं बच्चों की प्रकृति के विभिन्न प्रकारों को लेकर के। 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है। तो कुछ बच्चे आज्ञाकारी, कुछ जिज्ञासु होते हैं, कुछ भोले भाले, कुछ चतुर, चंचल, परिपक्वता लिए हुए कुछ होते हैं, कुछ नटखट, कुछ गुमसुम, कुछ बातूनी, कुछ मिलनसार, कुछ क्रोधी, कुछ हंसमुख, कुछ चुनौतीपूर्ण, चालाक, जिद्दी, कल्पनाशील, गंभीर, साहसी, डरपोक, नकलची, मूड़ी, तार्किक, मनमोजी आदि हो सकते हैं। तो ये बच्चों की प्रकृति यहाँ पर हो गई है। कुछ विभिन्न प्रकार हमने यहाँ बात कर लिए हैं। तो ये कुछ बच्चों की प्रकृति के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब इनके बारे में अगर कोई डिटेल में पूछता है कि आज्ञाकारी बच्चे कैसे हैं, तो आज्ञा मानने वाले, जिज्ञासु मतलब हर एक चीज़, हर एक बात के बारे में जानने की इच्छा रखने वाले, जैसे मिर्ची तीखी क्यों है, गन्ना मीठा क्यों है, इस तरह के सवाल जवाब करने वाले, जानने वाले, जिज्ञासु। भोले वाले, हर एक बात को मानने वाले, भोले वाले, चतुर, चंचल वगैरह आप जानते ही हैं। गुमसुम मतलब अपने आप में खोए हुए, बातूनी मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाले, मिलनसार मतलब सबसे मिलजुल कर रहने वाले, क्रोधी मतलब हर बात में क्रोध आ जाता है। तो इस तरह से इनके बारे में आप जानते हैं। अगर कोई प्रश्न आता है 1-2 नंबर का, तो आप उसमें मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद में गिजूभाई बधेका को लेकर के इस यूनिट में महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर रहती है। गिजूभाई बधेका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस यूनिट का, जो कि आपको 100% याद करना ही है। यहाँ से प्रश्न आता ही आता है, चाहे 1 नंबर का आ जाए, 2 नंबर का, या फिर 3-4 नंबर का, 5 नंबर का बड़ा प्रश्न भी यहाँ से आ सकता है, पर आएगा जरूर गिजूभाई बधेका को लेकर के। इसे देखिए 1 नंबर का प्रश्न ये आ जाता है कि मूंछों वाली माँ के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो गिजूभाई बधेका प्रसिद्ध है मूंछों वाली माँ के नाम से। गिजूभाई द्वारा बाल मंदिर नाम से विद्यालय स्थापित किया गया। बाल मंदिर की स्थापना गिजूभाई बधेका के द्वारा करी गई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वह नहीं चाहते थे कि बालकों की शिक्षा का हर फैसला प्रौढ़ों बड़ों की इच्छा से हो। हम बालकों को रुचि के काम करने दें और इन कामों के लिए जरूरी अनुकूलताएं खड़ी कर दें, ताकि उनको काम करने में आसानी रहे, अपनी रुचि के अनुसार काम करने के लिए। उनके ऊपर कोई भी काम ना थोपा जाए, ना ही कोई अपनी आज्ञा उसके ऊपर डाली जाए, ना ही कोई आदेश डाला जाए, बस उनको अपनी खुद की रुचि के अनुसार काम करने दिया जाए। तो इस तरह की उनकी सोच रही है, ये आपको ध्यान रखनी है। और आगे बढ़ते हैं तो गिजूभाई बधेका द्वारा रचित पुस्तकों के बारे में प्रश्न महत्वपूर्ण रहता है। इनकी रचित जो पुस्तकें थी, उनका विषय क्या था। पहली बात तो विषय है बच्चे, शिक्षा, पर्यटन व हास्य, खेल, हंसी वगैरह का बारे में। तो वो परंतु इनका जो केंद्र बिंदु रहा है वो बच्चे, माता पिता और शिक्षक रहे हैं। गिजूभाई बधेका ने 300 किताबें लिखी है, ये भी कई बार 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में गिजूभाई बधेका की जो रचनाएं हैं उनको लेकर के प्रश्न आ जाता है 1 नंबर का, कि रचनाएं कौन कौन सी है, महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में बताइए। तो दिव्यवा स्वप्न, माता पिता से, माता पिता के प्रश्न, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा, ये इनकी रचना है। शिक्षक हो तो बाल शिक्षण जैसा मैं समझ पाया। तो ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनको लेकर के ऑप्शनल प्रश्न भी आ सकता है, 4 ऑप्शन में आपको बता देंगे और फिर उनमें से आपको पूछेंगे कि कौन सी गिजूभाई बधेका की रचना है। तो ये कुछ नाम आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, जो प्रचलित रही है वो नाम मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। ऐसे तो 300 के लगभग उनकी रचनाएं वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, बट आपको मेनली इनको याद जरूर कर लेना है। इसके बाद में बाल मंदिर के बारे में अपन बात करते हैं। बाल मंदिर और गिजूभाई बधेका द्वारा अपनाई गई पद्धतियों को लेकर के भी प्रश्न आ जाता है। तो इसमें देखिए गिजूभाई ने कुल 22 पद्धतियों का प्राथमिक शिक्षा के स्तर के लिए प्रयोग किया था, मगर बाल मंदिर के लिए उन्होंने कोई एक निश्चित पद्धति तय नहीं की थी।
उनका आधार मोंटेसरी था। मोंटेसरी का मतलब है खेलकूद वगैरह और खुद बच्चा करके सीखेगा, उसमें प्रयोग भी उसी पर केंद्रित। गिजुबाई ने जिन पद्धतियों का प्रयोग किया उनमें से कुछ बाल मंदिर या पूर्व प्राथमिक स्तर के लिए भी उपयोगी रही हैं, जैसे कि किन किन पद्धतियों का प्रयोग बाल मंदिर में रहा है। तो प्रश्नोत्तर पद्धति, प्रश्नोत्तर पद्धति का मतलब आप जानते हैं कि आपस में प्रश्नोत्तर करके, जोड़ीदार पद्धति, नाट्य प्रयोग, त्रिपद प्रणाली, किंडरगार्टन पद्धति, मुख पाठ पद्धति, श्रवण पद्धति, कथा पद्धति, चलचित्र पद्धति। इनके बारे में भी आपको कुछ कुछ बातें ध्यान रखनी है। जैसे चलचित्र का मतलब हो गया कि आपको चित्र दिखा करके पोस्टर वगैरह में या फिर लाइव कुछ किसी के बारे में दिखा करके वो चलचित्र पद्धति, कथा सुना करके, श्रवण पद्धति सुना करके कुछ बातें, मुख पाठ से किंडरगार्टन खेलकूद वगैरह के बारे में आ जाती है, यहाँ पर त्रिपद वगैरह आ जाता है। तो इस तरह से कुछ कुछ बातें आपको इनके बारे में सर्च कर लेनी है। अगर आपके पास में सीरीज है तो वहाँ पर मिल जाएगी, आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, पर एटलीस्ट आपको नाम से रिलेटेड कुछ बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अलेक्जेंडर सदरलैंड नील, AS नील, पूरा नाम है अलेक्जेंडर सदरलैंड नील, और शॉर्ट में आपके प्रश्न जो सीरीज में दिखता है आपको प्रश्न आए हुए वो AS नील नाम से लिखा हुआ आता है। ये भी महत्वपूर्ण है। एक तो इस यूनिट में गिजुबाई बधेका महत्वपूर्ण है, दूसरा यहाँ पर अलेक्जेंडर नील, AS नील यहाँ पर महत्वपूर्ण है, तो आपको इसको भी जरूर से याद करना है। नील सामान्य स्कूलों को गलत मानते थे क्योंकि वह वयस्कों की इस धारणा पर आधारित है कि बच्चा कैसा होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर बड़े यह तय करते हैं, अपने जो अभिभावक हैं वो यह तय करते हैं कि बच्चा कैसा होना चाहिए, क्या पढ़ेगा, क्या सीखेगा, उसे कैसे सीखना चाहिए, सारी चीज़ें। उसके अनुसार यह धारणा उस युग में पनपी थी जब मनोविज्ञान जन्मा ही नहीं था। मनोविज्ञान के बाद में अब क्या हो गया कि बाल केंद्रित हो गई है कि बालक की रुचि के अनुसार पढ़ाइए, बाकी सब चीज़ें। तो नील का संबंध समर हिल स्कूल से रहा है, गिजुबाई बधिका का बाल मंदिर से रहा, और AS नील का संबंध समर हिल स्कूल से रहा, जिसे मन मर्जी का स्कूल कहा जाता है। मन मर्जी का स्कूल किसे कहते हैं? समर हिल स्कूल को। ये कुछ बातें इस तरह से ध्यान रखनी है, 1 नंबर का प्रश्न आता है ऐसा ही उलझा देता है, तो आपको ध्यान रखना है। समर हिल स्कूल का संबंध किससे है? AS नील का। AS नील का संबंध किससे है? मन मर्जी के स्कूल से। मन मर्जी का स्कूल क्या है? समर हिल स्कूल। नील के अनुसार बच्चे जैसे हैं उन्हें वैसे ही रहने देने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बचपन के दौरान आज़ादी की भावना का अभाव महसूस करने वाले बच्चे दमित मनोविकारों से ग्रसित हो जाते हैं और अपने आप में गुमसुम टाइप के हो जाते हैं, अच्छा नहीं सीख पाते हैं। उसके बाद में बचपन अर्थात शेषवावस्था जो होती है तथा बाल्यावस्था तक के काल में गीली मिट्टी की भांति होता है, जिसे कोरी स्लेट की संज्ञा भी दी जाती है। शेषवावस्था और बाल्यावस्था के काल में बालक गीली मिट्टी की तरह होता है, कोरी स्लेट की संज्ञा जिसे दी जाती है। इस अवस्था में यदि उन्हें प्रतिबंधित किया जाएगा तो वे घोर निराशा के अंधकार में चले जा सकते हैं। अतएव बालक की जो भी योग्यता, जो भी क्षमता तथा जो भी उसकी रुचि हो उसी के अनुरूप रहने दिया जाना चाहिए, अपनी इच्छा अकॉर्डिंग उसको काम करना चाहिए। जो भी वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो भी इसी के अनुरूप काम कर रही है, जैसे बाल केंद्रित शिक्षा वगैरह की बालक की रुचि के अनुसार उसको पढ़ाया जाना चाहिए, उसके अनुसार ही उसके सब्जेक्ट चॉइस वगैरह, तो वो सारी चीज़ें भी अभी धीरे धीरे होने लगी है। इसके बाद में तीसरा नाम आता है जॉन होल्ट को लेकर के। जॉन होल्ट की लोकप्रिय पुस्तकों के बारे में प्रश्न आते हैं महत्वपूर्ण तौर पर। बच्चे असफल कैसे होते हैं, एक ये किताब है इनकी। बच्चे कैसे सीखते हैं, एक ये है। और आगे देखिए, जॉन होल्ट के अनुसार बच्चों के लिए सबसे बुरा यह था कि बच्चों को वही पढ़ना पड़ता था जिसमें उनकी रुचि नहीं थी, रुचि के खिलाफ उनको पढ़ना पड़ता था। जॉन होल्ट के अनुसार बच्चे इसलिए ऊबते हैं क्योंकि जो उन्हें स्कूलों में करने को दिया या कहा जाता था वह सबका सब बेहद निरर्थक और निरस होता था। बच्चों की उनमें रुचि नहीं होती थी। बच्चों से रखी जाने वाली अपेक्षाएं नितांत सीमित होती है, जबकि बच्चों की मेधा, उनकी प्रतिभा, उनके गुण असीम होते हैं। तो आपके एक बार प्रश्न भी आया हुआ है, शायद मुझे डेट जो साल याद नहीं है, पर एक बार आया है कि बच्चे क्यों उबते हैं। तो जॉन होल्ट के अनुसार आपको बताना उसमें होता था कि निरर्थक जो पढ़ाया जाता था, निरस वगैरह, वो सारी चीज़ें होती है पाठ्यक्रम में, उनमें बच्चों की रुचि के अनुसार ना होने से बच्चे उबते हैं। बच्चों से जो अपेक्षाएं रखी जाती है वो नितांत सीमित हैं, जबकि बच्चों की जो मेधा, उनकी प्रतिभा है वो अत्यंत असीम है। इस तरह से कुछ आपको उसमें लिखना था, तो ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बाल साहित्य के अर्थ और परिभाषा के बारे में अपन जानते हैं। ये भी कई बार प्रश्न आ जाता है। इसमें देखिए, गद्य और पद्य की सरल छोटे छोटे वाक्यों में वे रचनाएं जो बालकों के लिए उपयोगी हो बाल साहित्य मानी जाती है। बाल साहित्य का मतलब है गद्य और पद्य की सरल छोटे छोटे वाक्यों में रचनाएं जो बालकों के लिए उपयोगी हो बाल साहित्य कहलाती है।
बाल साहित्य में लेखक बालक जैसा स्वयं अनुभव करता हुआ रोचक आकर्षक रचना करता है। इसमें कठिन शब्दावली, व्यंजन गुच्छ, लंबे वाक्य, विस्तृत आकार की रचनाएं आदि नहीं होती है। सिंपल सरल भाषा में लिखा होता है ताकि बच्चे आसानी से उसको समझ पाएं। तो ये सब कुछ इसमें नहीं होता है। ना ही कठिन कोई शब्दावली होती है, ना ही व्यंजनों का कोई गुच्छा होता है, कोई हार्ड वर्ड भी नहीं होता है, लंबे वाक्य नहीं होते हैं, छोटे सरल वाक्य होते हैं, विस्तृत आकार की रचना नहीं होती है, छोटे छोटे वाक्यों में रचनाएं होती है। तो ये आपको बाल साहित्य के अर्थ और परिभाषा के बारे में कुछ बातें ध्यान रखनी है। बाल साहित्य परिचय में यहाँ पर बात करते हैं हिंदी साहित्य। हिंदी बाल साहित्य की एक समृद्ध परंपरा है और इसमें देखिए पंचतंत्र, हितोपदेश, कथा, शहीद सागर, जातक कथा तथा अन्यान्य संस्कृत कथा साहित्य की गौरवशाली धरोहर इसे मिली है। लोक कथाओं की एक लंबी श्रृंखला हमारे पास है। राजा रानी, पशु पक्षी, परी दानव, देवी देवता, महापुरुष और लोक जीवन आदि जो ये कहानियां हैं ये अपने इधर बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। इनसे ग्रहित पात्र इन कथा प्रसंगों में प्रयोग जाते हैं। ऐसी कहानियां ही आपको ज़्यादा सुनने को मिलती है, या तो राजा रानी की, पशु पक्षियों के बारे में, परी या दानवों के बारे में, देवी देवताओं की और महापुरुषों की, या फिर लोक जीवन की। तो ये कुछ बातें आपको बाल साहित्य के अंतर्गत ध्यान रखनी है। समर हिल स्कूल के बारे में भी काफ़ी सारे सवाल रहते हैं, प्रश्न भी आ जाते हैं कई बार। समर हिल स्कूल के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। देखिए, समर हिल स्कूल का प्रश्न पूछने का मतलब है कि मनमर्जी का स्कूल है जिसमें बालक को खुद की रुचि के अनुसार काम करने होते हैं, कोई भी दबाव, कोई भी प्रेशर उसके ऊपर नहीं रहता है। तो वो सारी बातें हैं। तो इसलिए आपको समर हिल के बारे में थोड़ी जानकारी रखनी है कि 1921 में इसकी स्थापना हुई इंग्लैंड के सफोल्क क्षेत्र के लाइस्टोन गाँव में। इंग्लैंड के सफोल्क क्षेत्र के लाइस्टोन गांव में लंदन के तकरीबन 100 मील दूर यह स्कूल स्थित है। ये लोकेशन थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। समर हिल एक स्वतंत्र स्कूल है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मनमर्जी वाली स्कूल है। समर हिल एक आधुनिक स्कूल है। इसमें 5 साल से 16 साल की आयु तक के बच्चे थे। बच्चों को आयु के अनुसार 3 समूहों में बांटा गया था। सबसे छोटे बच्चों के समूह में 5 से 7 साल के, बीच वाले समूह में 8 से 10 साल के और बड़े बच्चों में 11 से 15 साल के बच्चे थे। तो ये तीनों समूहों के बारे में आपको जानकारी रखनी है। इसमें बच्चों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं था, वे तनाव मुक्त वातावरण में रहते थे। वहाँ के शिक्षक और बच्चों का समान महत्व था। बच्चे स्वयं इच्छानुसार नियम बना करके उसका पालन करते थे। तो ये कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। और समर हिल में एक समय सारणी अवश्य होती थी, किंतु वह शिक्षकों के लिए थी, ना कि बच्चों के लिए। समर हिल के अनुसार सीखना उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण महत्वपूर्ण था। तो ये कुछ बातें समर हिल के बारे में यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब समर हिल की अच्छाइयाँ वगैरह आपको काफ़ी दिख रही होंगी, पर समर हिल की कमियों के बारे में प्रश्न आ जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर देखिए समर हिल की कमियों के बारे में हम बात करते हैं। इसमें देखिए पहली कमी है, समर हिल को मनमर्जी का स्कूल कहा जाता है। कहा जाता है कि यह जंगली लोगों का स्कूल है जिसमें न कोई कायदा कानून है और न ही कोई शिष्टाचार है, ना ही कोई नियम है। मनमर्जी का स्कूल, बच्चों ने पढ़ा तो पढ़ा, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, और क्या पढ़ रहे हैं उनके रुचि के अनुसार। अब उनकी रुचि पता नहीं क्या है। तो ये एक ना ही शिष्टाचार वाला काम हुआ, ना ही कायदे कानून वाला काम हुआ। तो ये इसकी कमी रही। दूसरी कमी है, समर हिल में बच्चों को मुक्त छोड़ दिया जाता था, अर्थात उनके प्रतिबंधित नहीं किया जाता था। तो सही सीख रहे हैं, इसकी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो 100% नहीं रहती थी। समर हिल स्कूल की तीसरी कमी, समर हिल में अनुशासन, नैतिक मूल्यों का विकास आदि बातें भी नहीं सिखाई जाती थी जैसा कि अन्य स्कूल में होता है। अब सभी स्कूल में तो क्या होता है, नैतिक मूल्यों का विकास, अनुशासन के बारे में, बाकी व्यक्तित्व, चरित्र निर्माण आदि के बारे में सिखाया जाता है। पर वहाँ पर समर हिल स्कूल में क्या हुआ कि मनमर्जी का स्कूल है, बालक अपने अनुसार नियम बनाते हैं, अपने अनुसार फॉलो करते हैं, अपने अनुसार सीखते हैं। तो वहाँ पर इन सब बातों की, नैतिकता की, चरित्र निर्माण की, शिष्टाचार वगैरह की, इनकी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी कम रहती हैं कि बच्चा खुद के अनुसार पता नहीं क्या सीख लेगा। तो ये कुछ कमियाँ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में फिर भी इन कमियों के बावजूद समर हिल एक ऐसा स्कूल रहा जहाँ बच्चों को बिना रोक टोक के स्वाभाविक रूप से बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता था। तो काफ़ी ठीक बातें भी रहीं, काफ़ी गलत बातें भी रहीं। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। समर हिल स्कूल स्थापना का मूल सिद्धांत के बारे में प्रश्न आ जाता है कई बार। यहाँ पर इसमें देखिए, बच्चा स्वभाव से विवेकशील और यथार्थवादी होता है। अगर उसे वयस्कों के सुझावों के बिना अपने भरोसे, खुद के भरोसे छोड़ दिया जाए तो जिस सीमा तक विकसित होना है उसके लिए संभव है वह हो जाता है। बचपन का समय उसके व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण में लगाने की स्वतंत्रता का समय होना चाहिए। अब देखिए, बच्चे को अगर अपन खुद के ऊपर डिपेंडेंट छोड़ देंगे कि खुद अपनी मनमर्जी से कुछ भी करे, तो उसको जितना विकास, जितना वह सक्षम है, जितना उसका दिमाग चल रहा है, उतना वह विकसित हो जाएगा। तो यहाँ पर यही बताया है कि खुद के भरोसे उसको छोड़ देंगे तो वह जिस सीमा तक उसका दिमाग चल रहा है विकसित होना होएगा, जिस सीमा तक उसके
विकसित होना उसके लिए संभव होएगा वह वहाँ तक हो जाएगा, कोई प्रेशर वाली बात है नहीं। स्वतंत्रता का समय इस बार होना चाहिए। समर हिल में यह आस्था थी कि बच्चा दुष्ट नहीं अच्छा होता है, उसका पक्ष लिया जाना चाहिए, उसके प्रयासों का अनुदेशन होना चाहिए, उसे स्वतंत्रता व समानता का अधिकार होना चाहिए, उसे स्कूल की व्यवस्था के नियम बनाने में भाग लेने का हक भी होना चाहिए। तो ये कुछ बातें मूल सिद्धांतों में आपको ध्यान रखनी है। अब हम लास्ट में एक प्रश्न और यहाँ पर बात करते हैं कि बच्चों में असफलता भय, ऊबने और भ्रमित होने से आती है। इस कथन के पक्ष में अपना तर्क दीजिए। कई बार ये प्रश्न आया हुआ है। बच्चों में असफलता का भय, ऊबने और भ्रमित होने से आती है। असफलता का भय कब आता है? ऊबने और भ्रमित होने से। इस कथन के पक्ष में अपना तर्क। कोई भी बात जो बालक के आत्मविश्वास को कम करती है या उसके आत्मसम्मान को कम करती है, ठेस पहुंचाती है या उसके काम में बाधा पहुंचाती है या उसके द्वारा महत्वपूर्ण समझे जाने वाले मार्ग में बाधा पहुंचाती है, उसकी भयभीत रहने की प्रवृत्ति में वृद्धि करती है, परिणाम स्वरूप ऐसे बालक की शिक्षा असफल हो जाती है। अगर बाधाएं पहुंच रही है तो वह नहीं सीख पाएगा और असफलता उसको मिलेगी। अपनी इच्छाएं बालक पर थोप करके कुछ अभिभावक अपनी अभिलाषा पूर्ण करना चाहते हैं, जैसे मेरा बेटा तो डॉक्टर बनना चाहिए, मेरा बेटा टीचर बनना चाहिए, मेरा बेटा इंजीनियर बनना चाहिए या मेरा बेटा वकील बनना चाहिए। इस तरह से कुछ अभिभावक अपनी इच्छाएं अपने बच्चों पर थोपते हैं, तो वहाँ पर भी उनको बाधाएं होती है। इससे बालक चिंतित रहने लगता है और भयग्रस्त रहता है। अतः अभिभावकों या शिक्षकों को चाहिए कि वे बालक को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार उनका ज्ञान कराना चाहिए, उसके अनुसार ही, उसके अनुकूल ही उनसे अपेक्षा रखें और उनके सामने उन्हीं के अनुकूल लक्ष्य भी रखें। उन पर किसी प्रकार का दबाव या फिर अनावश्यक लक्ष्य नहीं रखें। बच्चे पर किसी प्रकार का दबाव न ला दें। उन्हें सोचने, निर्णय लेने और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए। बच्चे को खुद के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने की क्षमता उसमें विकसित करनी चाहिए कि क्या उसके लिए अच्छा है, क्या उसके लिए बुरा है, किस में उसकी रुचि है, उस बारे में उसको अग्रसर करना चाहिए। इसका प्रभाव यह होएगा कि बच्चों में नकारात्मक जो भावनाएं हैं वो नहीं आएगी और संवेग जागृत नहीं होंगे। उनका मानसिक जो स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहेगा और अपनी आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियां, सही परिस्थितियां, उनमें सामंजस्यता, संतुलन बनाने में सफल वो होंगे। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पर इस प्रश्न के लिए ध्यान रखनी है। इस तरह से आपने देखा बहुत कम समय में हमने आपके फर्स्ट यूनिट बचपन को कवर कर लिया है। महत्वपूर्ण हमने बातें डिस्कशन करी हैं। आप ये देखेंगे अगर आपके पास में बुक है तो बुक में ये यूनिट काफ़ी बड़ा है। 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम अपने को लग जाता अगर अपन पूरा सारे टॉपिक्स को पढ़ते, डिटेल में पढ़ते। पर हमने यहाँ पर देखिए 20 मिनट के भी कम समय में हमने पूरा यूनिट कवर कर लिया है। सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर ली है और आपके जो 5 नंबर का ये यूनिट है, 5 नंबर मैक्सिमम तौर पर आपके इन्हीं बिंदुओं से आने वाले हैं। तो अधिकतम 5 नंबर तक आप इन टॉपिक्स से कवर कर पाएंगे। आई होप आपने हर एक बिंदु को ठीक से समझा है। कोई भी डाउट समस्याएं रहती है तो कमेंट करिएगा। जल्दी मिलेंगे अगले यूनिट के साथ में। दूसरे यूनिट का नाम है बचपन की संकल्पना, 10 नंबर का यूनिट है। तो आगे आने वाले वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे। बच्चे और बचपन की सारी क्लासेस जो हैं आप प्लेलिस्ट से देख पाएंगे। अगर आपको यहाँ से देखने में दिक्कत आती है तो प्लेलिस्ट में 1 बाय 1 सारे यूनिट्स उधर मेंशन रहेंगे, तो वहाँ से आप देख पाएंगे। और काफ़ी स्टूडेंट पीडीएफ की भी डिमांड कर रहे थे, तो पीडीएफ के चार्जेस बहुत कम हैं। बहुत थोड़े से चार्जेस में आपको सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ एक साथ प्रोवाइड करवाई जाने वाली है। स्क्रीन पर आपको डिटेल्स दिख रही है कि बेस्ट क्वालिटी पीडीएफ अभी आपने वीडियो में कंप्लीट क्लास में देख ही ली है। इस तरह की क्वालिटी की पीडीएफ आपको मिलने वाली है और नाम मात्र की फीस में आपको पीडीएफ सभी सब्जेक्ट की मिल जाने वाली है, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। उधर से आप मेरे पास मैसेज करके पेमेंट करके अपनी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, आपको अगर सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए। अदरवाइज आप वीडियोस देख करके अपनी तैयारी करिए। वीडियो से भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अभी समय कम है तो ऐसे में नोट्स आप नहीं बना पाएंगे, तो आप वीडियोस देख करके आसानी से सभी टॉपिक्स को समझते हुए अपनी तैयारी करिएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप आपके सारे डाउट्स दूर हुए हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, इंपॉर्टेंट नोट्स वीडियोस के लिए। जल्दी मिलेंगे दोस्तों अगले यूनिट के साथ में, अगले महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।